हेलो एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मराठा पावर की फाउंडेशन और छत्रपति शिवाजी का राइज। ठीक है, तो इस टॉपिक को मैं आपको 2 से 3 वीडियो में कवर करा दूंगी क्योंकि टॉपिक अपने आप में काफ़ी लंबा है। ठीक है, तो शिवाजी का जन्म होता है 1630 में। ठीक है, और भोसले क्लैन में जन्म होता है। क्लैन मतलब क्या है? परिवार हम बोल सकते हैं, परिवार या वंश। ठीक है, तो जैसे हम इंसान का सरनेम देखते हैं ना, उसके नाम के पीछे वही सरनेम है ये भोसले। तो इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है शिवाजी भोसले। ठीक है, और इनके फादर कौन थे? इनके फादर थे शाहजी भोसले और मदर थी जीजाबाई। तो ये फैक्ट याद रखना। ठीक है, फादर कौन है? शाहजी भोसले हैं, मदर हैं जीजाबाई। और जब इनका जन्म हुआ था उस समय पर शाहजी जो थे, शिवाजी के फादर, ये दक्कन सल्तनत को सर्व कर रहे थे और अपनी फैमिली से दूर थे। दक्कन सल्तनत को क्यों सर्व कर रहे थे? क्योंकि उस समय जो मराठे थे सारे के सारे, ये अलग अलग सल्तनतों के बीच में आते थे। ठीक है, जो बहामनी सल्तनत थी जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ी थी, वो कुछ ये दक्कन वाले इलाके में थी। राइट, तो यहीं पर बाद में बहामनी सल्तनत जो टूट जाती है अलग अलग तुम्हारे सल्तनतों में, अलग अलग राज्यों में, तो ये कुछ 5 राज्य निकल कर आते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम दक्कन सल्तनतें बोलते हैं। तो यहीं पर एक ये जो सल्तनत है अहमदनगर सल्तनत, यहीं पर सर्व कर रहे थे कौन? शाहजी। ठीक है, इसी अहमदनगर सल्तनत में एक पुणे नाम की जगह है, उसी पुणे में जन्म होता है शिवाजी का। ठीक है, तो जो शाहजी थे वो अपने घर से दूर थे क्योंकि ये जो दक्कन सल्तनतें थीं ये आपस में लड़ती रहती थी, झगड़ती रहती थी, युद्ध चलता रहता था। तो युद्ध चलेगा तो शाहजी को भी जाना पड़ेगा क्योंकि वो जो दक्कन सल्तनतें हैं उनको सर्व कर रहे हैं, मतलब उनके मिलिट्री वगैरह में काम कर रहे हैं वो। ठीक है, इसलिए उनको जाना पड़ता था, तो वो अपनी फैमिली से दूर रहते थे। लेकिन उनकी एक जागीर थी। किसकी? शाहजी की जागीर थी पुणे में। ठीक है, जागीर क्या होती है पहले तो वो समझ लो। तो जागीर एक पीस ऑफ लैंड होता था जो कि एक किंग या रूलर किसी इंसान को देता था। ठीक है, किस लिए देता था? रिवॉर्ड के रूप में देता था, उसकी सर्विस के रिवॉर्ड के रूप में। मतलब जैसे ये जो शाहजी भोसले हैं ये अपनी सर्विस दे रहे हैं दक्कन सल्तनत को या अहमदनगर सल्तनत को। ठीक है, तो उनकी सर्विस के बदले उनको जागीर दे दी गई, उनके रिवॉर्ड के रूप में दे दी गई। ठीक है, तो ये जो इंसान होता है जिसको जागीर दी जाती है, पीस ऑफ लैंड दिया जाता है, ये कोई नोबल भी हो सकता है, कोई सोल्जर भी हो सकता है। नोबल मतलब कि हायर ऑफिशियल, कोई उच्च पद पर बैठा हुआ अधिकारी, या फिर एक हम बोल सकते हैं सामंत होता था, सामंत भी हो सकता है ये। ठीक है, सामंत कौन होता था? जैसे बड़ा राजा है तो बड़ा राजा क्या करता है? छोटी छोटी जगहों पर कुछ सामंतों को बिठा देता है। ये सामंत क्या काम करते हैं? उस जगह की ज़मीन की देखरेख करते हैं, वहाँ से टैक्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, अपना खर्चा निकालते हैं और राजा को बाकी सारा टैक्स दे देते हैं। तो वही होता है सामंत। तो सामंत क्या है? एक छोटा सा सरदार जो कि एक बड़े राजा के अंदर आता है। ठीक है, ये सेंटर में बैठा हुआ राजा है, इसने बहुत सारे फ्यूडल्स भी हम उनको बोलते हैं, या सामंत जो हैं वो बिठा रखे हैं कहाँ पर? अलग अलग जगहों पर। ठीक है, तो सामंतों को, नोबल को या सोल्जर को ये जागीर दी जाती थी और जिस इंसान को ये जागीर मिलती थी वो वहाँ से टैक्स कलेक्ट कर सकता था और उस मनी को वो अपनी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल कर सकता था, या फिर राजा को अगर ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकता था उस पैसे का। ठीक है, जागीर से जो भी पैसा आ रहा है उससे। तो शाहजी भोसले को भी जागीर मिली थी। कहाँ की? पुणे की जागीर मिली थी। ठीक है, तो शाहजी तो रहते नहीं थे घर पे, तो छत्रपति शिवाजी अपनी मदर जीजाबाई और कुछ ट्रस्टेड ऑफिशियल किसके? शाहजी के। ठीक है, जिन पर वो भरोसा कर सकते हैं, ऐसे ऑफिशियल्स को वो छोड़कर गए थे। उनकी देखरेख में, अपनी मदर की देखरेख में छत्रपति शिवाजी धीरे धीरे बड़े हुए। ठीक है, इनकी मदर ने, इन ऑफिशियल्स ने उनको कई सारी वैल्यूज़ सिखाई, बहुत सारी अच्छी अच्छी एजुकेशन सिखाई। एजुकेशन की जब हम बात करें तो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना, यानी कि राज्य को कैसे संभालना है। ठीक है, युद्ध की नीति क्या होनी चाहिए, कैसे युद्ध लड़ा जाना चाहिए, और हॉर्स राइडिंग वगैरह, ये सब कुछ इन्होंने सीखा, तलवारबाजी सब कुछ सीखा। ठीक है, और इनकी मदर ने इनको अच्छी अच्छी वैल्यूज़ सिखाई कि तुम्हें एक अच्छा इंसान कैसे बनना चाहिए। ओके, तो इस समय पर जो था वो पुणे रीजन जो है वो डीपली अफेक्टेड था कॉन्स्टेंट इन फाइटिंग से। इन फाइटिंग मतलब क्या होता है? आपस की जो फाइटिंग होती है,
कौन आपस में लड़ रहे थे? दक्कन सुल्तान्स लड़ रहे थे, ठीक है। इन्हीं दक्कन सुल्तान्स को ये मराठास सर्व कर रहे थे। अब जब ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे, फाइट करते रहेंगे, तो पुणे रीजन इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था, जिससे कॉमन पीपल और ज़्यादा अफेक्ट हो रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जैसे कोई दक्कन सुल्तान है, ठीक है, तो उसे युद्ध करना है, तो युद्ध करने के लिए उसे पैसा चाहिए। अब वो पैसा कहाँ से लेकर आएगा? वो मनचाहा टैक्स लगा देता था, हैवी टैक्स लगा देता था लोगों पर, तो लोगों को मजबूरन वो टैक्स पे करना पड़ रहा है, ठीक है। इसी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ रही थी। फिर जब युद्ध होता है तो लूट भी तो होती है, कब उन्हें लूट लिया जाए, उनकी क्रॉप जो है वो कब खराब कर दी जाए, क्योंकि सेना जो है वो अगर एक जगह से दूसरी जगह आती जाती है, तो जैसे बीच में खेत पड़ गया, तो यहाँ खेत में फसल खड़ी हुई थी, तो वो पूरी की पूरी फसल को रौंद देगी, तो क्रॉप का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, है ना। तो इसी वजह से, इन सारे रीजंस की वजह से, वॉर की वजह से कॉमन पीपल को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा था, खासकर पुणे रीजन में। और ये सब देख रहे थे शिवाजी, ठीक है। अब ये सब देख रहे थे, इसीलिए उनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। वो कॉन्सेप्ट था स्वराज्य का, मतलब हम अपना राज्य, अब हम अपने सारे के सारे फैसले खुद लें, कोई और इंसान हमसे टैक्स वगैरह ना ले। तो इसके बारे में अभी हम और पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। बाकी ये पेंटिंग है शिवाजी की, और ये 1680s में बनाई गई थी, मतलब 1660 के दशक में या डिकेड में बनाई गई थी। डिकेड मतलब क्या होता है? तुम्हारा 10 सालों का टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये ब्रिटिश म्यूजियम में है आज के समय पर। तो शिवाजी कुछ इस टाइप से दिखते थे, ठीक है। तो जब शिवाजी सिर्फ और सिर्फ 16 साल के थे, तो उन्होंने कई सारी मिलिट्री कैंपेन लॉन्च करना शुरू कर दिया। मिलिट्री कैंपेन मतलब कि छोटे छोटे युद्ध करना शुरू कर दिया, छोटे छोटे किलों पर इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले इन्होंने अपना पुणे रीजन पर कंट्रोल कंसोलिडेट किया, मतलब इन्होंने पुणे रीजन पर अपने कंट्रोल को स्थापित किया। कैसे? क्योंकि कुछ ऐसे किले पड़े थे जो कि नेग्लेक्टेड थे, नेग्लेक्टेड यानी कि जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि दक्कन सुल्तान आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो छोटे मोटे किले जो हैं, जो दूर दराज में लोकेटेड हैं, उन पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो ऐसे ही पड़े हुए हैं किले, अनऑक्यूपाइड किले हैं, मतलब जिन पर कोई भी इंसान नहीं रह रहा है, कोई सेना नहीं रह रही है, ठीक है, कोई सेना वहाँ पर तैनात नहीं है, तो उसकी सुरक्षा नहीं हो रही है, तो खाली पड़ा हुआ किला है। तो ऐसे जो नेग्लेक्टेड किले और जो खाली पड़े हुए किले थे, इनको सबसे पहले शिवाजी ने कब्जाना शुरू करा, ठीक है। तो उनके डिफेंसेस को उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, मतलब ये जो किले थे इनकी सुरक्षा को शिवाजी ने मजबूत बनाया। तो अब जो किले खाली पड़े हुए थे वहाँ पर अब सेना वगैरह तैनात कर दी छत्रपति शिवाजी ने। तो इससे उन्हें फ़ायदा क्या मिला कि उन्हें किसी बड़े राजा से युद्ध नहीं करना पड़ा, और उन्हें किले मिल गए, ठीक है, और सुरक्षित ठिकाने मिल गए उन्हें, और धीरे धीरे उन्होंने अपने स्वराज्य की नींव रखना शुरू कर दी। इसी कॉन्सेप्ट से उन्होंने किले जो कब्जाना शुरू कर दिए थे, ठीक है। फिर उनका विज़न था एक सोवरेन किंगडम या स्वराज्य इस्टेब्लिश करने का, और ये विज़न जो था वो साल दर साल और एक्सटेंड होता चला गया था, मतलब इसमें अलग अलग आस्पेक्ट जुड़ते चले गए थे, ठीक है। तो सबसे पहले समझो कि ये सोवरेन किंगडम या स्वराज्य क्या होता है। तो जो मराठास थे वो अलग अलग सुल्तानों के अंडर काम कर रहे थे, इनका अपना एक अलग राज्य नहीं था, ठीक है, उन्हीं के अंडर आते थे ये सुल्तानों के अंडर। तो शिवाजी ये चाहते थे कि हम अपना राज खुद बनाएं, ठीक है, मतलब जो भी फैसले हैं ऐसा राज्य बनाना है हमें जो किसी दूसरे राजा के अंदर ना आए, किसी दूसरे सुल्तान के अंदर ना आए, किसी के अधीन ना हो वो। तो बेसिकली सोवरेन किंगडम का मतलब क्या हुआ? अपना खुद का प्रशासन हो, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन हो, अपनी खुद की सेना हो, अपना खुद का जो टैक्स सिस्टम है वो हो, ठीक है, और लोगों की सिक्योरिटी हो, सुरक्षा हो, जस्टिस हो शासन में, ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए, और भी कई सारे एस्पेक्ट होते हैं। वही है सोवरेन किंगडम, मतलब अपने सारे के सारे फैसले हम खुद लें, हम किसी और के लिए उत्तरदायी नहीं हैं कि हम किसी और को जाकर जवाब देंगे कि हमने ऐसा क्यों किया, ये फैसला क्यों लिया, ठीक है। हम जो हैं स्वतंत्र हैं, वही है स्वराज्य, मतलब अपना खुद का राज्य, एक स्वतंत्र राज्य, ये कॉन्सेप्ट है स्वराज्य का, ठीक है। अब इसमें धीरे धीरे करके कई सारे एस्पेक्ट जुड़ते चले गए, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल एस्पेक्ट। तो इनका मतलब क्या है? पॉलिटिकल एस्पेक्ट का मतलब है कि हम अपने राज्य के फैसले खुद लेंगे, ना कि कोई और सुल्तान लेगा, ठीक है, कोई बीजापुर सुल्तान या कोई अहमदनगर का सुल्तान कोई और नहीं लेगा।
ओके, स्वतंत्र मराठा राज्य होना चाहिए। फिर इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करें तो जो इनकम या जो पैसे से रिलेटेड जो भी बातें हैं, तो जो जितनी भी मराठों की या मराठों के राज्य की जो भी इनकम होगी, जो भी आय होगी, वो सब राज्य के लिए लगेगी, पूरे के पूरे मराठा साम्राज्य के लिए ही लगेगी और कहीं नहीं जाएगी, किसी भी सुल्तान को नहीं जाएगी, और जनता के विकास के लिए लगेगी। ठीक है, तो जितने भी व्यापारिक मार्ग वगैरह हैं सब पर हम खुद नियंत्रण करेंगे, खुद हम अपना टैक्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अपनी खुद की टैक्स व्यवस्था होनी चाहिए, वही है इकोनॉमिक एस्पेक्ट। फिर कल्चरल एस्पेक्ट की बात करें तो अपनी भाषा, अपना कल्चर, अपनी पहचान को सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मराठास जो हैं उनकी अलग एक भाषा, अपना एक अलग कल्चर है, तो इनको भी सम्मान मिलना चाहिए। इनको अपने कल्चर से रिलेटेड भी एक स्वराज्य मिलना चाहिए। ठीक है, तो यही सब है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल एस्पेक्ट जो कि समय के साथ स्वराज्य में जुड़ते चले गए। क्योंकि शुरुआत में स्वराज्य का मतलब क्या है, सिर्फ इतना है कि हमें अपना एक स्वतंत्र राज्य बनाना है, सारे के सारे फैसले खुद लेने हैं, पर ये सारी चीज़ें उसमें नहीं थी, जो कि धीरे धीरे जुड़ती चली गई और जिसको हम इसी चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, इसके बाद में एक इमेज आपको दिखेगी सिंधु दुर्ग की, ये आपको सिंधु दुर्ग दिखेगा, सिंधु दुर्ग फोर्ट किला है। ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र गोवा के बॉर्डर के पास में। और कई सारे जो नेवल फोर्टिफिकेशन बनवाए थे मराठों ने, उनमें से एक है। नेवल फोर्टिफिकेशन क्या होता है, जो समुद्री हमले होते हैं, जैसे ये जो है ये समुद्र है, ठीक है, अब यहाँ से कोई हमला करे आकर दुश्मन, तो यहाँ पर जो है वो सेना तैनात रहती है, उस सेना को हम क्या बोलते हैं, नेवी बोलते हैं। ठीक है, जो नौसेना होती है, समुद्री सेना जो होती है, समुद्र में जो लड़ाई करेगी, तो यहाँ से अगर कोई दुश्मन आ रहा है, दूर समुद्र से आ रहा है, तो यहाँ पर जो नेवी बैठी हुई है वो इनसे लड़ाई करेगी, इनको यहीं के यहीं भगा देगी, मार के भगा देगी। ठीक है, तो यही है नेवल फोर्टिफिकेशन, कि समुद्री हमलों से बचाव और नेवी को सपोर्ट करने के लिए ये नेवल फोर्टिफिकेशन या ये जो किला है, इस तरीके से कई सारे किले बनाए जाते थे। ठीक है, मराठे बनवाते थे इनको। और ये जो सिंधु दुर्ग फोर्ट है ये बनवाया था शिवाजी ने। ठीक है, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, महाराष्ट्र और गोवा के बॉर्डर पर। तो एग्ज़ाम में पूछा तो नहीं जाएगा कि महाराष्ट्र और गोवा का बॉर्डर कहाँ है, लेकिन फिर भी आप देख लो लोकेशन, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको धीरे धीरे करके एक एक लोकेशन याद होना शुरू हो जाए। तो ये है महाराष्ट्र स्टेट जो है अपने इंडिया का। ठीक है, महाराष्ट्र से जस्ट साउथ में ये छोटा सा स्टेट आपको दिखेगा जिसका नाम है गोवा। इन दोनों का जो बॉर्डर है उसी के पास में है। तो बॉर्डर जो है वो आपको ये वाइट कलर में दिख रहा होगा, ये वाला जो बॉर्डर है, ठीक है, वाइट कलर में। ओके, तो यहीं पर ही समुद्र के किनारे यहाँ पर सिंधु दुर्ग फोर्ट बना दिया गया। तो यहाँ से जो भी दुश्मन आएगा, अगर कोई हमला करना चाहेगा, तो यहाँ पर जो नेवी बैठी हुई है वो उनसे युद्ध करेगी और उन्हें मार देगी, यहाँ पर एंटर नहीं करने देगी। ठीक है, तो ये बात हो गई सिंधु दुर्ग फोर्ट की। अब छत्रपति शिवाजी का जो किंगडम था वो धीरे धीरे इंडिया के वेस्ट कोस्ट तक एक्सपैंड होने लगा। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी ने पुणे से स्टार्ट किया था, है ना, जैसे कौन सा मैप इस्तेमाल करूँ मैं, यहाँ से इस्तेमाल कर ले रहे हैं या फिर इससे इस्तेमाल कर ले रहे हैं कि यहाँ पर है पुणे। ठीक है, पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में ही है, तो यहाँ है पुणे। अब यहाँ से छत्रपति शिवाजी ने धीरे धीरे किलों पर कब्जा करना शुरू किया था। अब वो धीरे धीरे करके वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। ये वाली दिशा वेस्ट ही तो होती है ना, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये होती है हमारी वेस्ट। तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये जो है ये पश्चिमी तट है भारत का, और ये वाला जो है ये पूर्वी तट है या ईस्टर्न कोस्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समुद्र ही तो हैं। इधर की तरफ है अरेबियन सी या अरब सागर, ओके, और जो ईस्ट है इधर है बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी लोकेटेड है। ठीक है, तो समुद्र के किनारे पर जो ज़मीन होती है उसको हम तट बोलते हैं। तो ये वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट हैं इंडिया के। ठीक है, तो पुणे से लेकर ये वेस्ट की तरफ ही शिवाजी का साम्राज्य बढ़ने लगा था। अब जब वेस्ट की तरफ जा रहे हैं मतलब क्या है कि इस कोस्ट की तरफ वो आ रहे हैं, है ना, कोस्ट की तरफ आएंगे तो क्या है, वहाँ पर कई सारे रिसोर्सेज होते हैं। तो इन्हीं रिसोर्सेज पर एक्सेस सिक्योर करने के लिए शिवाजी को लगा कि नेवी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसोर्सेज में अगर मैं एग्जांपल दूं तो रिसोर्सेज में सबसे इम्पॉर्टेंट तो पोर्ट ही होते हैं, बंदरगाह होते हैं। ये बंदरगाह क्या होते
होते हैं, जैसे यहाँ पर मान लो एक पोर्ट लोकेटेड है, ठीक है। अब कोई जहाज़ है, वो देश विदेश से सामान भर कर आ रहा है, तो वो जहाज़ यहाँ पर इसी पोर्ट पर अपना सामान खाली करेगा। वो कहीं पर भी नहीं कर सकता है कि यहाँ पर गया और यहाँ पर जाके सामान खाली कर दिया। जहाँ पर पोर्ट होगा वहीं पर ही होगा। बंदरगाह होता है अलग से सामान को उतारने के लिए, सामान को शिप में भरने के लिए, तो यहाँ सामान उतारेगा, यहाँ से वो अलग अलग जगहों पर चला जाएगा, ठीक है। अब कोई व्यापारी है, वो इंडिया से जो है वो देश विदेश में व्यापार करना चाहता है, तो वो इस पोर्ट तक सामान लेकर आएगा, यहाँ से जहाज़ में भरेगा, जहाज वो जो है फिर दूसरी कंट्री में चला जाएगा व्यापार करने के लिए। तो पोर्ट का इस्तेमाल होता था ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक रिसोर्स हो गया पोर्ट हमारा, क्योंकि इससे पैसा आएगा, व्यापार हो रहा है, पैसा आएगा और टैक्स भी लेगा राजा, है ना। तो पोर्ट रिसोर्स हो गया। और सी ट्रेड होती ही है, समुद्री व्यापार हो ही रहा है पोर्ट की हेल्प से। इसके अलावा जो फिशरीज़ होती हैं, फिशरी यानी कि मछलियों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। मछलियों का उत्पादन, जैसे आपने सुना होगा मछुआरे वगैरह जो होते हैं, तो उनकी इनकम बनेगी तो वो कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन देंगे स्टेट को, है ना। तो मछलियों का जो उत्पादन हो रहा है वो भी एक रिसोर्स है, समुद्री रिसोर्स। फिर सॉल्ट जो होता है उसका प्रोडक्शन होता है समुद्र से, है ना, क्योंकि समुद्र का पानी बहुत खारा होता है। उस पानी को जैसे क्यारी बना दी, अब ये समुद्र का पानी इसमें आया, भर गया, अब ये पानी जो है वो सूख जाता है तो यहाँ पर नमक बच जाता है, इस तरीके से इसका प्रोडक्शन हो जाता है। तो ये सारे रिसोर्सेज हैं, कोस्टल रिसोर्सेज, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ये तो कुछ ही एग्जाम्पल हो गए। तो बात ये है कि रिसोर्सेज पर कब्ज़ा तो कर लिया, लेकिन अगर दुश्मन आया और उसने किसी पोर्ट पर कब्ज़ा कर लिया, ठीक है, लूट पाट कर दी, उसने जहाज लूट लिए, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए ही तो सेना चाहिए, उसी के लिए ही नेवी चाहिए। तो यहाँ पर सिक्योर एक्सेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि रिसोर्सेज पर सिर्फ और सिर्फ कब्ज़ा कर लिया, बल्कि उन रिसोर्सेज को हमें बचाना भी पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज सिर्फ होने से ही फ़ायदा नहीं है। अगर दुश्मन ही उसको लूट कर ले जाएगा तो फिर वो रिसोर्सेज किस काम के रहेंगे? तो उन्हें उनकी सिक्योरिटी भी तो ज़रूरी रहेगी ना। इसीलिए छत्रपति शिवाजी को लगा कि नेवी बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए इन्होंने नेवी बनाई। अब ये एक बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी स्टेप था। रिवॉल्यूशनरी मतलब कि एक ऐसा कदम जो पुराने तरीक़ों को बदल दे, एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आए, एक नया चेंज लेकर आता है ना। तो पूरी तरीके से रिवॉल्यूशनरी स्टेप था ये। मतलब उस समय पर, जिस समय पर छत्रपति शिवाजी हैं, उससे बिल्कुल आगे का, उससे एक नया और बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला ये स्टेप था नेवी का। ऐसा क्यों था? क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करें ना, तो जो बीजापुर सल्तनत थी, बीजापुर सल्तनत में थी आदिल शाही डायनेस्टी, ये याद रख लेना। आदिल शाही किसी एक इंसान का नाम नहीं है, आदिल शाही डायनेस्टी का नाम है, ठीक है। तो बीजापुर सल्तनत में कौन सी डायनेस्टी थी? आदिल शाही डायनेस्टी। क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर दे देना। डायनेस्टी मतलब क्या होता है? एक ही परिवार के या एक ही वंश के जो रूलर्स होते हैं, उनकी लगातार पीढ़ियां जो है वो राज करती चली गई हैं, ठीक है। जैसे राजा कोई ए है तो उसका बेटा बी राज करेगा, फिर उसका बेटा सी, फिर उसका बेटा डी, इस तरीके से ये होती है डायनेस्टी, ठीक है। तो बीजापुर सल्तनत के पास में मर्चेंट शिप्स थी। मर्चेंट शिप यानी कि जिनसे व्यापार होता था, जिसमें सामान वगैरह भरा जाएगा, दूसरे देश में भिजवाया जाएगा, वो चीज़। तो वो वाली शिप तो हैं, लेकिन इनके पास में फुल टाइम नेवल फोर्स नहीं है। फुल टाइम मतलब दिन रात सुबह शाम सारे के सारे समय पर नेवी हमेशा बैठी हो, ऐसी ये सिस्टम इनके पास में नहीं है बीजापुर सल्तनत के पास में, ठीक है, जो कि इनके कोस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, वो नेवल फोर्स है नहीं। और हम बात करें मुग़ल एम्पायर की, तो मुग़ल एम्पायर का नेवी का जो यूज़ था वो भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड था, ठीक है। ये भी ज़्यादा नेवी पर फोकस नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये जो थे मुग़ल जो थे वो ज़्यादातर लैंड पर ही फोकस कर रहे थे कि ज़मीन पर जो है अपना साम्राज्य का विस्तार किया जाए, वहाँ पर युद्ध किए जाएँ। इन्होंने समुद्री सेना पर ज़्यादा कोई गौर किया नहीं। इसी वजह से ना तो इनको ज़रूरत महसूस हुई, और बीजापुर सल्तनत के पास में भी इनको भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन जो ज़रूरत है उसको महसूस कर पा रहे हैं छत्रपति शिवाजी, ठीक है। तो जिस चीज़ को समझ पा रहे हैं समय रहते, जिस समय पर बड़े बड़े एम्पायर नहीं समझ पा रहे हैं नेवी का इम्पोर्टेंस, उस समय पर ये समझ रहे हैं, उस समय पर ये नेवी की स्थापना कर रहे हैं। इसीलिए ये रिवॉल्यूशनरी स्टेप है, ठीक है। तो मराठा नेवी का जन्म होता है और इनके जो एक्सप्लॉइट्स थे वो लेजेंडरी बन जाते हैं। एक्सप्लॉइट मतलब क्या होता है?
जो भी बहादुरी वाले काम किए थे, जो भी अचीवमेंट थी मराठा नेवी की, वो लेजेंडरी बन जाती है। मतलब इतने मशहूर हो जाते हैं कि लोग उनकी कहानियाँ सुनाने लगे, बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं और ऐतिहासिक हो जाते हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल, वो चीज़ें लेजेंडरी। फिर अपने लोगों को पावरफुल एनिमीज, जो शक्तिशाली दुश्मन हैं, उनसे बचाने के लिए छत्रपति ने क्या किया था, गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक को रिकोर्स किया। रिकोर्स यानी कि उसको अपनाया, ठीक है, गुरिल्ला रणनीति को अपनाया। और इसमें लोगों के छोटे छोटे ग्रुप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, फोकस्ड वे में काम करते हैं, स्पीड के साथ में काम करते हैं और सरप्राइज के साथ में काम करते हैं। मतलब सरप्राइज अटैक देते हैं, एकदम से आएंगे, 2-4 को मारेंगे और भाग जाएंगे, ठीक है। और जो टेरेन है, टेरेन मतलब कि जो वहाँ की ज्योग्राफी है, जैसे कि पहाड़ है, नदी है, घने घने जंगल हैं, इसकी नॉलेज का वो इस्तेमाल करते हैं जिससे वो बड़ी बड़ी आर्मीज़ को हरा सकते हैं, ठीक है। अब गुरिल्ला वॉरफेयर ये छत्रपति शिवाजी यहाँ पर कैसे लड़ पा रहे हैं, इसकी वजह है क्योंकि ये कहाँ पर हैं, पुणे वाले रीजन में या महाराष्ट्र वाले रीजन में, ठीक है। और यहाँ पर है वेस्टर्न घाट्स नाम के पहाड़, ये वाले वेस्टर्न घाट्स हैं इधर, और ये वाले हैं ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स में ही शिवाजी का जो पुणे वगैरह है वो लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ मान लो यहाँ पर पुणे है, तो यहाँ पर पहाड़ हैं। अब पहाड़ हैं तो जंगल भी हैं, नदियाँ भी हैं, ठीक है। तो इस सारी जो ज्योग्राफी है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं जो शिवाजी हैं वो, और गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं, ठीक है। तो क्यों लड़ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हैं पहाड़, वरना यहाँ पर जो थे वो मैदान थे, और इसीलिए जो मुगल्स थे वो मैदान में काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ सकते थे, जबकि वो गुरिल्ला युद्ध नहीं कर सकते थे, पहाड़ों वगैरह में वो नहीं लड़ पाते थे। और यही तो वजह थी कि औरंगज़ेब अपनी साल के लास्ट के 25 साल तक वो युद्ध ही करता रह गया। क्यों, क्योंकि मराठे जो थे वो गुरिल्ला युद्ध की नीति अपना रहे थे, यही वजह थी। तो मैदान में और पहाड़ों में डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी ने गुरिल्ला रणनीति अपनाई थी, ये याद रखना, ठीक है। फिर ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, सक्सेसफुल हो रहे थे। तो धीरे धीरे जो बीजापुर सल्तनत थी उसका गुस्सा भड़कने लगता है, रैत आने लगती है, मतलब गुस्सा भड़कने लगता है। शिवाजी की सफलताओं से बीजापुर सल्तनत बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। अब नाराज़ हो जाती है तो ये बीजापुर सल्तनत भेजती है एक वेटरन जनरल को जिसका नाम था अफजल खान। वेटरन मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो एक्सपीरियंस्ड इंसान होता है, ठीक है, वो होता है वेटरन। तो अफजल खान, एक तो नाम याद रखना। अब अफजल खान को भेजा था बीजापुर सल्तनत ने, किस लिए, शिवाजी को कन्फ्रंट करने के लिए, शिवाजी का सामना करने के लिए, या हम बोल सकते हैं शिवाजी को हराने के लिए, ठीक है। तो छत्रपति शिवाजी ने और उनके जो भी एडवाइज़र्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अफजल खान को मना लिया, किस लिए, मीटिंग के लिए, ठीक है। मीटिंग कैसी होगी, 1-on-1 मीटिंग होगी, मतलब एक तरफ होंगे छत्रपति शिवाजी और एक तरफ होगा अफजल खान, बस ये दोनों आपस में मीटिंग करेंगे, ना इनके पास में कोई हथियार होंगे ना कोई सेना होगी। तो इसके लिए अफजल खान को राज़ी कर लिया गया था ताकि शांति बनाई जा सके, कोई युद्ध वगैरह ना हो सके, ठीक है। अब ये मीटिंग कहाँ पर हुई, प्रतापगढ़ फोर्ट के फुट में हुई, मतलब जैसे पहाड़ पर लोकेटेड है, यहाँ पर प्रतापगढ़ फोर्ट, ठीक है। तो इसी के नीचे जो है वो हो रही है ये मीटिंग, ओके। अब वो वहाँ पर जो है घने घने जंगल हैं, थिक्ड फॉरेस्ट में मीटिंग होती है। अब यहाँ से छत्रपति शिवाजी एक चाल चलते हैं, क्या चाल चलते हैं, सोची समझी साजिश थी ये अफजल खान को वहाँ पर बुलाने की, प्रतापगढ़ फोर्ट के नीचे घने जंगलों में बुलाने की। भेजा गया था अफजल खान को छत्रपति शिवाजी को मारने के लिए, लेकिन छत्रपति शिवाजी ही अफजल खान को मार देते हैं, ठीक है। और जो मराठास थे वो छुपे हुए थे पहले से ही, माउंटेन्स वगैरह में, जंगलों में छुपे हुए थे, पहले से ही अपनी पोजीशन लेकर रखे हुए थे। उन्होंने क्या किया, जो अफजल खान था उसकी आर्मी को गुरिल्ला अटैक्स से हरा दिया, रूट कर दिया, मतलब हरा दिया पूरी तरीके से। क्योंकि ये जो 1-on-1 मीटिंग हो रही है ये दोनों अपनी आर्मी को पीछे छोड़कर आ रहे हैं कि तुम जो है यहीं पर रुको, ये अफजल खान ने बोल दिया, छत्रपति शिवाजी ने अपनी आर्मी से बोल दिया कि तुम यहीं पर रुको। तो दोनों जो हैं वो बिना आर्मी के जो है वो मीटिंग कर रहे थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी अपने साथ में एक छोटा सा हथियार लेकर गए थे जिसका नाम था वाघ नख, ठीक है। ये वाघ नख एक छोटा सा वेपन था जो कि टाइगर के क्लॉ यानी कि टाइगर के पंजे जैसा दिखता था, ये कुछ इस तरीके से दिखता था। तो ये जो वाघ नख है ये मराठी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है टाइगर का पंजा, ठीक है। वाघ मतलब बाघ यानी कि टाइगर, और नख यानी कि क्लॉ, उसका पंजा। तो यही छुपा कर ले गए थे शिवाजी अपने साथ में। इसका यूज़ किया था उन्होंने अफजल खान को मारने के लिए क्लोज कॉम्बैट में। क्लोज कॉम्बैट मतलब कि दो लोग आपस में बहुत कम दूरी पर युद्ध कर रहे हैं।
तो अफजल खान भी अपने साथ में कोई ना कोई हथियार तो लेकर आया होगा, जैसे खंजर वगैरह छुपाकर, क्योंकि भरोसा तो इसे भी नहीं था छत्रपति शिवाजी पर और ना ही इनको भरोसा था। ठीक है। और इन्होंने तो जो है पहले से ही सोची समझी साजिश करके रखी थी कि अफजल खान को मार देना है। तो ये अपने साथ में छुपा कर लेकर गए थे। दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था और इसमें अफजल खान मारा जाता है। तो यहाँ से कहानी ही पलट जाती है। ठीक है। तो इसके बाद में ये होता है हमारा टॉपिक कंप्लीट, यहाँ तक का मतलब कि। ठीक है। और इसके अलावा गुरिल्ला वॉरफेयर के बारे में और आप क्या क्या जान सकते हो और फाइंड आउट करना है, और किस किस और कंट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता था, और वो क्या जोग्राफिकल एडवांटेज इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हर कंट्री की जो जोग्राफ़ी है वो इंडिया जैसी नहीं होगी। ठीक है। और आपको ये डिस्कस करना है ग्रुप्स में, ये अपने आप से कर लेना। फिर इसके बाद में जो अगला टॉपिक है, यहाँ से जो है जो भी यहाँ से जो अगला टॉपिक है उसको हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स में मेंशन कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।